कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो मैं लेकर आई हूँ, वो आपको लर्न करने हैं अच्छे से। एग्जाम की तैयारी के लिए पूछे जाते हैं वो एग्जाम्स में, ठीक है। तो हम पहले अपने पहले टॉपिक पे बात कर लेते हैं, जो है संघीय शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या है, ठीक है। अब हमारा जो शासन व्यवस्था है, भारत की जो शासन व्यवस्था है, उसको 3 रूप से है। तो 3 रूप वो कैसे हुए? केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, ये 3 रूप हो गए। तो ये हमारी जो 3 रूप है, मतलब अलग अलग स्तर की सरकार होना, ये ही संघीय सरकार होती है। तो इसकी क्या क्या विशेषता है, ठीक है। तो पहली विशेषता यही हो गई कि एक से ज्यादा स्तर की सरकारें होती हैं। सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित है। मतलब केंद्र सरकार पूरे भारत को देखेगी, राज्य सरकार प्रत्येक राज्य को देखेगी, स्थानीय सरकार प्रत्येक जिलों को देखेगी। तो वो चीज उनके क्षेत्र हो गए, अधिकार क्षेत्र, कि वहाँ पर उनका क्या अधिकार है, उसमें क्या बदलाव लाएंगे, वो सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में वर्णित है। इस चीज में यही बताया गया। फिर हमारा आता है संविधान के मौलिक प्रावधान में अगर कुछ बदलाव करना है तो केंद्र सरकार को राज्य सरकार की सहमति लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये एक अच्छा पॉइंट है हमारे संविधान, जो संघीय सरकार है उसमें बहुत अच्छा पॉइंट बोला गया है कि तीनों की सहमति से, मेन तो 2 की सहमति मानी जाती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की, क्योंकि ये दोनों मेन होते हैं, एक पूरे भारत को देखता है और राज्य को देखता है। तो इन दोनों की सहमति से ही किसी भी चीज में बदलाव लाया जाएगा। मान लो कि फॉर एग्जांपल के लिए संविधान में कुछ बदलाव लाना है, तो केंद्र सरकार जो होगी वो राज्य सरकार से पूछेगी कि भाई हम ये बदलाव कर ले, तो वो अगर बोलेगी कि कर लो, ठीक है, तो वो करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है अदालतों को संविधान और सरकारों की अधिकार की व्याख्या करने का अधिकार है। मतलब जो भी हमारे कोर्ट्स होते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और जो भी जिला अदालत होती है हमारी, जिला न्यायालय, तो वो चीज में ये बताया गया है कि जितने भी हमारे सरकार हैं, 3 हमारे स्तर की सरकारें हैं, अगर उसके लिए हमें कुछ देखना है, अगर वो बदलाव ला रहे हैं, कोर्ट को अगर राज्य, मान लो कि एक सिचुएशन लेते हैं कि केंद्र सरकार को जो मौलिक अधिकार है उनमें कुछ एक चीज और ऐड कर लो, राज्य सरकार कहती है कि भाई ये ऐड मत करो, तो वो जानो जाएंगे कोर्ट के पास। कोर्ट देखेगा कि हाँ भाई ये चीज सही है या नहीं है, संविधान में उसे देखेगा और फिर जो भी डिसीजन लेगा वो कोर्ट लेगा, ठीक है। तो ये चीज हमारी हो गई कि संघीय शासन की क्या क्या विशेषताएं। अब एग्जाम में क्या होता है, डिफरेंस पूछ लिए जाते हैं। तो डिफरेंस हमारा आता है संघात्मक सरकार और एकात्मक सरकार। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो संघात्मक में तो यही हो गया कि 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकार होगी, और एकात्मक सरकार में क्या होता है, जो प्रमुख स्तर की सरकार होती है वो ही अपने अधीन जो भी छोटी सरकारें होंगी उनके अधीन उन्हें कार्य करवाएगी। और संघात्मक सरकार में कुछ उदाहरण है, जैसे अपना भारत, कनाडा और जर्मनी। एकात्मक सरकार का उदाहरण है फ्रांस और चीन। संघात्मक में एक पॉइंट और बोला गया है कि जो राज्य सरकार है, राज्य सरकारों के पास अपनी शक्तियां होती हैं, और जो भी उन्हें राज्य सरकार को जो भी बदलाव करना है वो जनता से पूछ के करेगी। फॉर एग्जांपल उन्हें रोड बनानी है तो वो जनता से पूछेगी कि उनको उसकी जरूरत है या नहीं है। अगर वो अपनी मर्जी से भी कोई किसी भी चीज में बदलाव ला रहे हैं तो उन्हें जनता को जवाब देना पड़ेगा। लेकिन एकात्मक सरकार में ऐसा नहीं होता। जो भी राज्य सरकार होती है वो केंद्र सरकार को अपना जवाब देगी कि हमने ऐसा क्यों किया है, वो जनता को नहीं बताएगी, क्योंकि जो बड़ा स्तर की सरकार है वो अपने अधीन बाकी स्तरों को काम करवाएगी। नेक्स्ट हमारा एक और डिफरेंस इसमें आता है, साथ आकर संघ बनाना, साथ रहकर संघ बनाना। तो इन दोनों में भी डिफरेंस हमारा पूछ लिया जाता है। साथ आकर संघ बनाना में क्या है कि 2 से अधिक स्तर की सरकारें होंगी,
और 2 से अधिक स्तर की सरकारें जो भी होती है, मतलब 3 या 4 स्तर जो भी हमारी सरकार है, वो सारी मिलकर एक बड़ी जो भी सरकार बनाएगी और वो सब काम करेगी, एक बड़ी रूप से स्तर सरकार कार्य करेगी। और इसका उदाहरण आता है ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। साथ रहकर संघ बनाना में क्या है कि कोई बड़ा देश है, उसमें हमारे एक बड़ी सरकार है, तो वो अपने अधीन कुछ सरकारें बनाएगी, जैसा भारत में है। तो यही हो गया हमारा साथ रहकर संघ बनाना में। इसका उदाहरण बेल्जियम और भारत हो गया। नेक्स्ट हम एक टॉपिक और देखते हैं। आपने लिस्ट देखी होगी, इस चैप्टर में लिस्ट बताई गई है हमारी। लिस्ट मतलब हिंदी में उसका मीन होता है सूची। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ केंद्र के लिए बोला गया है, राज्य सूची राज्य सरकार के लिए बोला गया है, समवर्ती सूची स्थानीय सरकार के लिए बोला गया है। ये आपको याद रखना है। अब इन सूचियों में क्या बताया गया है? इनमें ये बताया गया है कि जो हमारी तीनों स्तर की सरकारें हैं वो किस किस टॉपिक पर चेंज कर सकती है, क्या क्या चीजें बदल सकती हैं। तो संघ सूची जो है उसमें यह आता है कि जो विदेशी मामले हो गए, बैंकिंग हो गया, संचार, मुद्रा से रिलेटेड जो भी हमारे टॉपिक्स होंगे वो चीज हमारी संघ सूची में आएगी, वो चीज केंद्र सरकार संभालेगी। अब मुद्रा हमारा हो गया करेंसी, ठीक है। अभी हमारे नोटबंदी हुई थी कई साल पहले, तो वो केंद्र सरकार ने कराई थी और पूरे भारत में चली, ठीक है। अब संघ सूची में हमारे 97 जो भी हमारे विषय थे, 97 टॉपिक्स थे, वो बढ़कर 100 टॉपिक्स हो चुके हैं। अब राज्य सूची में क्या आता है? राज्य सूची क्या क्या देखेगी? तो वो पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे हमारे टॉपिक्स में वो देखेगी और उन चीजों को संभालेगी। अब राज्य सूची जो है उसके अंदर 66 टॉपिक्स थे, लेकिन राज्य सूची में घटकर हमारे 61 टॉपिक्स हो चुके हैं। समवर्ती सूची में क्या आता है? स्थानीय मतलब स्थानीय सरकार क्या क्या चीजें देखेगी, क्या क्या चीजों की देखभाल करेगी। तो शिक्षा, वन मतलब हमारे जंगलों के बारे में स्टडी करेगी, उनके बारे में देखेगी। मजदूर संघ और विवाह, ये सब देखेगी। विवाह से हमारा मतलब है कि जो हमारा सम्मेलन में जो भी शादियां होती है उस चीज का भी ये नियंत्रण देखेगी। इसमें हमारे 47 टॉपिक्स थे जो कि अब बढ़कर 52 टॉपिक्स हो चुके हैं, ठीक है। बात करते हैं आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारा भाषा से रिलेटेड है। हमारी 2 चीजें भाषा से रिलेटेड इस चैप्टर में बताई गई है कि हमारे संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा नहीं माना गया है, जबकि हमारी जो हिंदी भाषा है उसे राजभाषा ऐसा माना गया है कि वो राजभाषा है। जबकि जो हिंदी है वो ओनली 40% मतलब 40% लोग बोलते हैं, ठीक है। और हमारा एक चीज और आती है, ये आपको याद कर लेना है, 1 मार्क्स में आ जाता है या MCQ में आ जाता है कि संविधान में हिंदी के अलावा 21 और भाषाओं का भी यूज किया गया है। अब इसमें हमारे 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। वो कैसे बनेंगे? तो इस तरीके से कि संविधान में हिंदी के अलावा कितनी भाषाएं यूज की गई हैं, तो 21 हो जाएंगी। अगर वो बोले कि संविधान में कुल भाषाएं कितनी यूज की गई है, तो 22 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा बात आता है कि एक चीज इसमें है, इस चैप्टर में एक चीज और बोली गई है कि दिसंबर 1992 में जो संविधान के संशोधन थे 73 और 74, इन संशोधनों में हमारा बदलाव लाया गया था और ये कहा गया था कि जो पंचायती राज होता है उनको और मजबूत बनाया जाएगा। अब पंचायती राज जो गांव में हमारे पंचायत होती है उस चीज के बारे में बोला गया। तो इसमें हमारे क्या क्या बदलाव किए गए, तो वो देखते हैं हमारा कि कम से कम जो मिनिमम हमारा है 1/3 महिलाओं के लिए भी उसमें आरक्षित रखा जाएगा, मतलब 1/3 महिलाओं के लिए पद आरक्षित रखे जाएंगे। और हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका के गठन होगा और
लास्ट थर्ड आता है हमारा कि जो राज्य सरकार की शक्तियां हैं वो अपनी कुछ शक्तियां पंचायती राज को भी दे। ठीक है, हमारे आज के नेक्स्ट टॉपिक है पंचायत समिति। तो पंचायत समिति क्या होता है? कई गांव की पंचायतें, कई ग्राम पंचायतें जो होती है मिलकर जो बनाते हैं वो मंडल स्तरीय पंचायत का गठन करती है। यही हमारी पंचायत समिति होती है। मतलब कई गांव की पंचायतें मिलकर जो बनाएगी वो मंडल स्तरीय पंचायत बनाएगी। तो यही हमारा हो गया पंचायत समिति। ठीक है, अब जिला परिषद क्या होता है? ठीक है, किसी भी जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद का गठन होता है। अब हमारा पंचायत जो समिति थी, मतलब सारी पंचायतों को मिलाकर हमारा बनाया जा रहा था मंडल स्तरीय पंचायत, ये हो रहा था पंचायत समिति। अब कई सारी पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद बन रहा है। ठीक है, अब जिला परिषद के जो ज्यादातर मेंबर्स चुने जाते हैं वो वोट के द्वारा चुने जाते हैं, उनका चुनाव किया जाता है। नगर निगम का आपने काफी बार नाम सुना होगा कि नगर निगम क्या होता है। आज हम उस पर बात करते हैं। छोटे शहरों में तो नगर पालिका होती है, लेकिन बड़े शहरों में नगर निगम होता है। बस यही हमारा नगर निगम का कुछ टॉपिक है। इसके अंदर एक बात और है कि नगर पालिका और नगर निगम दोनों जो भी कामकाज करेंगे वो निर्वाचित प्रतिनिधि द्वारा करवाए जाएंगे। जो भी निर्वाचित प्रतिनिधि है वो कराते हैं नगर पालिका और नगर निगम के काम। ठीक है, अब नगर पालिका के जो ऊंचे पद पर जो भी व्यक्ति होगा उसे क्या कहा जाएगा? उसे नगर पालिका के राजनीतिक प्रधान कहा जाता है। और नगर निगम के जो भी ऊंचे पद पर जो भी व्यक्ति होगा उसे क्या कहा जाएगा? उसे नगर निगम के पद अधिकार के मेयर कहते हैं। पद अधिकार के मेयर। ठीक है, आज के इस वीडियो में हमारा इतना ही था। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आया होगा। ये सारे टॉपिक्स जो मैंने बताए हैं आपको अच्छे से लर्न करने हैं। एग्जाम में रिपीट होते हैं, सीबीएसई पूछता है बार बार, बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, थैंक यू।